ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत लगभग समूचे भारत का 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति जो बद्र नवाब थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग इसमें लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे या व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत 19% हिस्सा शामिल था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। महालवाड़ी पद्धति। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल यानी जागीरदार का जो एक भाग था जागीर का, उसके साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इसे भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था महालवाड़ी पद्धति के तहत। औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे क्या? भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों को दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस, इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादाभाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रति वर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन ही है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे।
अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। सर सैयद अहमद खां। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य के शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया 1865 में, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। आइए देखते हैं प्रश्न। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्न में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज के संगठक थीं या थीं? पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली निधि। तीसरा है भारत में के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अब निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें कि क्या केवल एक है संगठक, या एक और दो दोनों है, या एक, दो और तीन तीनों है, या फिर केवल दो और तीन है। तो सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो होम चार्जेज की संगठक थी। पहला स्टेटमेंट लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अगला प्रश्न है, पिछले प्रश्न का डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी, अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर होगा, 1 और 2 स्टेटमेंट। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, किस लिए? इसका उपयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इंपीरियल प्रेफरेंस। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। तो ये अस्थायी बंदोबस्त ही है जिसका नाम इस्तेमारी बंदोबस्त, मालगुजारी, जागीरदारी एवं बिस्वेदारी है, और इसको लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया कब किया गया? 1793 ईस्वी में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्न प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? पहला है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त करना। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना।
और चौथा है उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो हमारा उत्तर है डी, उपयुक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त वाली भू राजस्व भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विवादों की संख्या और बढ़ोतरी हो गई। अतः हमारा स्पष्ट उत्तर है डी होगा, जो उपयुक्त कथन ए, बी और सी तीनों में से कोई भी सही नहीं है। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? इसका कारण था जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उनको अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11 हिस्सा अपने पास रखना था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना था, 10/11 भाग। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से ज़मीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए गए थे। इसी के फलस्वरूप 1859 में के रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? ये किया गया 1885 ईस्वी में। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिक यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? लॉर्ड कॉर्नवालिस या अलेक्जेंडर रीड या टॉमस मुनरो? तो इससे संबंधित थे रैयतवाड़ी से अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। तो हमारा उत्तर होगा 2 और 3। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, 51% क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद विनगेट और गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई बंगाल तथा मद्रास में। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। किस बंदोबस्त से? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ पे? पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में, सी और डी। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? टॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी कहाँ पे? सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में।
रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी व्यवस्था कहलाती है? वो है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार उसको माना जाता है। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर। कथन और कारण। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। अब नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर पहचानिए। ए और आर दोनों सही और ए आर जो है एक की सही व्याख्या है, तो हाँ ये सही है। ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थीं अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी पद्धति। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे भारत का क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा आता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगभग 51% हिस्सा आता था, जो कि मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू थी। और महालवाड़ी पद्धति में लगभग 30% हिस्सा आता था, जो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 में पारित किया गया पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूचियों को नीचे दिए गए हैं, कूट का मिलान करें। जजमानी, जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? कुल होता था 40%। यद्यपि कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? कथन दिया गया, पहला है देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। दूसरा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तीसरा है साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और चौथा है भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यो देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो हमारा इसमें से जो उसे परिभाषित करता है वो है दूसरा बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। धन के बहिर्गमन या अपवाह, ड्रेन की राष्ट्रीय परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था।
जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत की तरह इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने पुस्तकों में और लेखों में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अभिकथन है। दूसरा कथन है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए का, या ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए का? ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है? तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है, तो हमारा उत्तर होगा ए। बहिर्गमन। बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निकासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक उपरिसाधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग, कोयला एवं सोना एवं वित्तीय संस्थाओं जैसे कि बैंक, बीमा एवं वित्तीय निगम में, जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे, और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी और इसे भारत का निर्धनता का मुख्य कारण बताया। अतः दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे या था? दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आर सी दत्त थे। तो हाँ, तीनों थे। सही उत्तर है हमारा 1, 2 और 3। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास समझा। इन तीनों के अतिरिक्त GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू समाचार पत्र के संपादक संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तात्कालिक अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी को उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता में बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1901 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। यह पुस्तक 1901 में लंदन के S. शोनेस्चन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वो पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला और धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन दिया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था। कौन सा दल से? उदारवादी दल से। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। अनुद्योगीकरण, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति की इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं।
भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एक अधिकार समाप्त करने से शुरू हुआ। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इसे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। निम्न कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारत में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो इसमें से केवल पहला सही है जो उन्होंने इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बोला। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत में प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड में ले जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रीम थ्योरी दी थी। किसने यह विचार किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप के सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे। किंतु अब देश में विदेशी सूती कपड़ों की मानो बाढ़ आ गई है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। इसीलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। निम्न में दिए गए मिलान में युग्मों पर विचार करें। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भारतीय एजेंट, मीरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता। और ये उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो हमारा उत्तर है यहाँ केवल 2 और 3। औरंग जो है फारसी का शब्द जिसका अर्थ गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले का माल का भंडारण किया जाता था। दातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं के लिए भी किया जाता है। बेनियान पारंपरिक वाणिज्य समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। मीराशी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मीरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया था। विकल्प बी सही है। केवल 2 और 3 मिलान सही हैं। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मीरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के अधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसीलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनका खपत स्थानीय स्तर पर होता था। चाय, रबर, कॉफ़ी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव को सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियाँ उत्तरदायी थीं। भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चूंगी यानी कि कर लगाना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात, रेल मार्गों का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं इत्यादि, इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया और जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। अगला टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक
ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों की इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया सैनिक अधिकारियों ने, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिक का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे उसमें आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ के 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम जिनका मणिकर्णिका था, उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थीं। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब यानी कि नाना धोंदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्लाह खां नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। अजीमुल्लाह खां तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवोला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मणि राम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की।
परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मणिराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। अहमदुल्ला शाह, वह मूलतः तमिलनाडु मरकाट में रहने वाले थे, परंतु वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा उनके सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्गों ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पाल्मस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने, जिनकी पुस्तक 1857 1957 में प्रकाशित हुई थी, सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति के अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया और अपनी पुस्तक द
सेपोई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत का शासन। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 में विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। आइए MCQs देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला और सयालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों का विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां को। बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया गया था बहादुर शाह के द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसे प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल तथा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ये लिखा गया था W.H. रशेल के द्वारा। 1857 में लंदन में प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रशेल ने लिखा कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। यहाँ के 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो हमारा उत्तर सी हो गया। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहेब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को अवध में विद्रोह किया।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे जून 1858 को शहीद हो गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया गया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई यानी कि जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ, जो वर्तमान वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इससे में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? ह्यूरोज का। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में बेगम हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दिया। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येवला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराज माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया
उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार से। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक लेकर, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। पटना के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में दीवान मनी राम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन सा जगह? जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट डायर द्वारा दबा दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों पर जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान के 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया? शहादत खां। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट में रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एवं तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह।
उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1944 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में और मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, या इंदौर के होलकर, या नागपुर के भोंसले, या रामगढ़ के लोधी? सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का सहायता करने वाले थे ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे विदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरी सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी साबित हुए। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार, खेतिहर मजदूर, या साहूकार, या कृषक, या जमींदार? तो हमारा सही उत्तर है साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। बी और डी जमींदार, 2 और 4। अगला प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों ने अंग्रेजों में यह आश्वासन पाकर कि उनके जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन सा भाग रहा? दानापुर, या पटना, या आरा, या मुजफ्फरपुर, या मुंगेर? तो मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा 1857 की क्रांति से। नीचे दिए गए कूट का मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर से। बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहा में अजीमुल्ला खां तथा फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह ने नेतृत्व किया। तो इसका हमारा उपयुक्त उत्तर होगा 4, 3, 2, 1। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर
की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। इसमें से सक्रिय भाग किसने लिया था? एक से अधिक हैं, तो उपयुक्त में से हमारा उत्तर हो जाएगा ई। नीचे दिए गए कूटों का सही मिलान करें। नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, और मनी राम दीवान मनी राम दत्त असम से। अगला प्रश्न है हमारा, नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला शाह लखनऊ, मनीराम दीवान असम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हैरसे। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर के लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पाल्मस्टन, हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्काउंट पाल्मस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 58 और 59 से 65 तक था। निम्न में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर का, या लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स का, या कर्नल वेल्स का, या उपयुक्त सभी का? उपयुक्त सभी का। प्रश्न में दिए गए कोई भी विकल्प में से कोई भी जो है वो 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमज़ोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की कमी थी, एकता की कमी थी। सही बात है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दे दिया। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सज्जित और संगठित थे। उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं। विद्रोहियों के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह एक अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड के तथा उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थीं। अतः 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसलिए सफल रहे। निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन ने, या जनरल नील ने, या मेजर जनरल हैवलॉक, या सर हेनरी लॉरेंस ने? तो जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने और सर हेनरी लॉरेंस ने, तीनों ने अपना जीवन खोया था लखनऊ में। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर एक अधिकार करने के क्रम में सर
जनरल जॉन निकलसन घायल हुए। 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। बिल्कुल सही है कथन, और कथन के लिए कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वी.डी. सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? आर.सी. मजुमदार से। आर.सी. मजुमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजुमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था ऐसा कहा था। किसने कहा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजुमदार का कथन था। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। ये किसका था? डॉक्टर आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन का मानना था इतिहासकारों में से। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में इनमें से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ये बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत विकल्प सी की अवधारणा बिल्कुल सही है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की कब? 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन का अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम वायसराय बनाया गया। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, इसे पूरा किया। या देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, इसे पूरा किया। या भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, इसे। या भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसे। तो केवल पहला है, ए को पूरा किया। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत की कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन का अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था।
स्टेटमेंट है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। तो 1 और 2 केवल सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन, ये उसमें नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने 1858 के एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, जिसमें यह उद्घोषित किया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा व उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में, भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा दी गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ 261 पर उल्लिखित है, द अनाउंसमेंट रिवर्स्ड लॉर्ड डलहौजीज प्री वार पॉलिसी और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पीला आयोग बना था, पीला आयोग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। ये टॉपिक 1857 की क्रांति पूर्ण हुआ। थैंक यू।